हेलो, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पेनल्टीज़ अंडर सेबी एक्ट। 2 लेक्चर्स हमने कर लिए, जहाँ तक हमने एडजुडिकेशन का मतलब और कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस उसके रिगार्डिंग समझ लिए। अब हमारा मेन काम है कि ये समझना कि सेबी के अंदर कैसे है। तो ये एक जेनेरिक पैराग्राफ दिया है कि सेबी में देखो, पहले तो सेबी होता है। सेबी का एक ऑफिसर होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। फिर एक सैट बॉडी होती है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है सेबी में। तो बहुत सारी बॉडीज़ एक सेबी जो है आपका, उसके सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेट करने के लिए उसके अंदर होती है। तो ये जस्ट पढ़ लीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सेबी के देखो 3 एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है उसके 3 डिवीज़न है। देखो, सेबी का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें 3 डिविजन्स है। 3 डिविजन्स कौन से? आपकी स्क्रीन पे जो लिखे वही वाले। कौन सा सर? आप नाम लिख के ही बता दीजिए। देखिए, पहला है सैट लिटिगेशन डिवीज़न। कौन सा है? सैट लिटिगेशन डिवीज़न। एक है अपना प्रोसिक्यूशन डिवीज़न और तीसरा है अपना सेटलमेंट डिवीज़न। सेटलमेंट, ओके सर, ये बहुत छोटा हो गया। हाँ ठीक है, समझ रहा है। ओके, ये 3 डिवीज़न है। अब सुनना मेरी बात अच्छे से। ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अपील्स अगेंस्ट सेबी ऑर्डर्स फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल सैट, अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट सैट इन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड बाय सेबी इन अप्रोप्रिएट कोर्ट, सेटलमेंट। तो डिपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ 3 डिविजन्स। अभी तीनों डिवीजन समझो। एक होता है सैट लिटिगेशन। अगर सेबी के खिलाफ किसी ने सैट में कंप्लेंट कर दी, तो सेबी के इस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में एक सैट लिटिगेशन डिवीज़न होगा, जो कि सैट के खिलाफ, सैट के पास जो सेबी के खिलाफ अपील्स गई है वो संभालेगा। ओके, दिस टिक समझा। दूसरा डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन डिवीज़न। अब सर, प्रोसिक्यूशन डिवीज़न का क्या मतलब है? प्रोसिक्यूशन का देखो क्या मतलब होता है, जब सेबी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दे। प्रोसिक्यूशन नॉर्मली भी क्या होता है कि मैं मान लो एक एबीसी बंदे के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट कर दूँ, मैं उसको कोर्ट में लेके जाऊँ कि भाई इसके साथ तो प्रोसीडिंग करवानी है। व्हेन आई एम द कंप्लेनेंट, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम प्रोसिक्यूटिंग समवन। तो इसका क्या मतलब है? सेबी किसी के खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू करता है कोर्ट में, तो दैट विल बी अंडर प्रोसिक्यूशन डिवीजन। और सेटलमेंट, भाई सेटलमेंट का हमने पढ़ लिया है, कंपाउंडिंग में काइंड ऑफ सेटलमेंट होता है। तो बेसिकली देखो, आप आपकी गलती मान रहे हो, हाँ मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं सामने से आके अपनी गलती मान रहा हूँ कि भाई थोड़ा ये ले दे के ख़त्म कर दो, हमको पेनल्टी मत लगवाओ। तो जो पेनल्टी और फाइन है वो पीनल प्रोविजंस है, हमको वो मत दीजिए। हम आके हम गलती मान लेते हैं, आप हमको ना, हम कंपाउंडिंग का पैसा भर देते हैं, सेटलमेंट का पैसा भर देते हैं, आप हमको छोड़ दो। तो सेटलमेंट होता है कि ले दे के मामला ख़त्म कर दो। आप पब्लिक में जाएगा कि भाई इन लोगों का सेटलमेंट हुआ है, इन पे फाइन या पेनल्टी नहीं लगी है। तो सेटलमेंट इज़ अ बीच का रास्ता। ओके, तो ये 3 डिवीज़न में ये 3 चीज़ें होती है। अभी इस पूरे टेबल में बस लिख के दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या उसके रिगार्डिंग आता है। सेटलमेंट का तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं अभी। तो लेट्स जस्ट सी, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। देखो, पावर ऑफ सेबी एंड इशू ऑफ डायरेक्शन, पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। कौन सा सेक्शन है? 11B। सर सेक्शन याद करना है। देखो, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आपको जो इसमें आने वाले वो याद होंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। बट इसका मतलब है कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे कि हमने जो कंपनीज एक्ट के पढ़े उसमें से मेजॉरिटी सेक्शन जो अभी तक हमने पढ़े वो पूरे के पूरे करने हैं हमको। कोशिश तो करनी है, अगर नहीं हो रहा है 1 हाथ 2 छूट जाए तो चलेगा, बट मोस्टली करना है। अब पेनल्टी वाला वापस आते पढ़ते कि पावर टू इशू दिस मतलब डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल इंक्लूड and always deemed to have been included the power to direct a person who made profit or averted loss by indulging in any transaction or activity in contravention of the act, regulations made thereunder to disgorge an amount equivalent to the wrongful gain or loss averted by such contravention। तो सिंपली देखो कि बोल रहा है अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो क्या हुआ है? कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। उस कॉन्ट्रावेंशन से आपने 2 चीज़ें करी, प्रॉफिट मेड किया या लॉस अवर्ट किया। सर से क्या हो सकता है? देखो, मुझे पता था मैं अगर अपने शेयर्स अभी ना बेचूं, मेरा मान लो टाटा का शेयर है, मैं अभी ना बेचूं,
तो कल वो शेयर 10% गिरने वाला है, ये मुझे पता चल गया भाई सर, तो मैं क्या करूँगा ना, आज ही शेयर बेच दूंगा ताकि मेरा जो कल 10% का लॉस होने वाला था बचे। कैसे यूपीएसआई मिल गई कि भाई कंपनी का हाल बुरा चल रहा है, ये मार्केट में आया नहीं, मैंने यूपीएसआई के बेसिस पे किया, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ है लेकिन मेरा लॉस अवर्ट हो गया। और उल्टा उसका कि प्रॉफिट तो आपको पता है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने शेयर खरीद के अच्छे दामों में बेच दिए, तो ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा किया है तो इसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, किसी ट्रांजैक्शन को ये हुआ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट या रेगुलेशंस, तो क्या कर सकता है, इसे भी डायरेक्शंस इशू कर सकता है। डायरेक्शन किस चीज़ के, डिसगॉर्जमेंट कर सकता है मेरे दोस्त, डिसगॉर्जमेंट के डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो डिसगॉर्जमेंट का कर सकता है। अभी 11 भी क्या बोलता है कि बेसिकली सेबी क्या कर सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। क्या कर सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है 3 केसेस में। पहला, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियरी अदर पर्सन बीइंग कंडक्टेड इन मैनर डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी, सेबी में इशू सच डायरेक्शन, मतलब उनकी मैनेजमेंट सही से हो जाए, इसके लिए सेबी क्या कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है। किसको, टू सच पर्सन्स associated with security market or to any person in respect of securities market relating to capital transfer of security other matters incidental thereto, जो कि सेबी के परव्यू में आता है। तो जो सेबी है वो लिस्टेड एंटिटीज़ को तो गवर्न करता है, उसके अलावा इंटरमीडियरीज को भी करता है। जो सेबी इंटरमीडियरीज होते हैं, सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन में जाओगे तो बहुत आता है। फॉर एग्जांपल सर क्या होता है, म्यूचुअल फंड, ओके हाँ सर म्यूचुअल फंड आता है। उसके अलावा सर क्या आता है, एआईएफ सर, और क्या आता है, पीएमएस। सेबी के इसके गाइडलाइंस है ना, अलग अलग बहुत सारे, पीएमएस पीएमएफ नहीं, पीएमएस, ये सब चीज़ें उसमें आती है, एट्सेट्रा अलग अलग आते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, गाइडलाइंस ऐसे इशू कर सकता है। ओके, अब देखो पेनल्टीज़ के प्रोविजंस आ रहे हैं हमारे पास में। पेनल्टीज़ क्या बोलता है, 15A, वही भाई फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, मतलब कोई एक्ट में कोई चीज़ लिखी थी कि आपको सबमिट करना है, आपने क्या कर दिया कि फर्निश नहीं किया, या फिर आपने गलत फर्निश कर दिया, या इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट ऐसा कुछ फर्निश कर दिया। क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन रिटर्न, रिपोर्ट, बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट, कुछ भी एक्ट में लिखा था आपको सबमिट करना है, आपने नहीं किया। अब क्या होगा सर, लायबल टू पेनल्टी, भाई पेनल्टी लगेगी कितनी, 1 लाख, बट वो एक्सटेंड कितनी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 CR। सर इसका क्या मतलब है, देखो फर्स्ट टाइम जो पेनल्टी लगेगी 1 लाख की लगेगी, उसके बाद भी आप डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रखते हो तो 1-1 लाख दिन का लगेगा, बट वो 1-1 लाख दिन का लग के कितना ही जाएगा, तो मैक्सिमम 1 CR तक जाएगा, समझे। अब पहला हो गया कि आपको कोई ये चीज़ करनी थी, सेबी को सबमिट करना था, नहीं किया। अब लिख रहे हैं कि रिटर्न या ऐसा कुछ आपको सबमिट करना था विद इन अ स्पेसिफाइड टाइमलाइन, जो रेगुलेशन मिलेगा आपने नहीं किया, गलत कर दिया। ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। सेम चीज़, वो ऊपर था आपको करना था, आपने नहीं किया। दूसरा बोल रहा है आपको विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम करना था, आपने नहीं किया। और आपको मेंटेन करना था कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, आपने नहीं किया, तो आपको पेनल्टी लगेगी 1 लाख पर डे और 1 CR। तो बेसिकली तीनों केसेस में बुक्स मेंटेन करना है, टाइमलाइन में स्पेसिफाई करना है, फिर नॉर्मली करना है, आपने नहीं किया, 1 लाख 1 करोड़, समझ, सिंपल सा। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी पेनल्टीज़ दे के रखी है। इसमें से आई विल हाईलाइट सम ऑफ इट जो आपको याद रखना चाहिए, वही आप पढ़िए। जैसा कि फर्स्ट, दिस इम्पॉर्टेंट, ये वाला नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, ना ये नहीं करना है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस ये करना है। फिर पेनल्टी फॉर म्यूचुअल फंड, आई डोंट नो वाई बट इसका क्वेश्चन आता है, सेम AIF के केस में भी आएगा। AMC और AIF का है।
ये कर लीजिए। फिर आप कौन सा करेंगे? ये तो बहुत डबल स्टार इम्पोर्टेंट है भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग का। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ओके। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल स्टार वाले को तो कुछ भी करके छोड़िए मत। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, एटलीस्ट कोशिश कीजिए, अगर ये होता है तो लंबा सा सेक्शन है। और दिस कि अगर कहीं नहीं दिया है तो यहाँ दिया है, जैसा अपना सेक्शन 450 कंपनीज एक्ट का, जिसका कोई नहीं होता उसका 450 होता है। सिमिलरली जिसका सेबी में कोई नहीं होता उसका 15H भी होता है, समझे? तो इसमें से भी जो डबल स्टार, देखो बाकी जो इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन आप पढ़ के समझोगे, इतनी इतनी पेनल्टी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इधर एक्सप्लेन करने का। ये 15G जो कि डबल स्टार वाला है तो बनता है भाई, समझना है। बाकी क्या है आप पढ़ के समझ जाओगे कि रिक्वायरमेंट थी, ये करनी थी, नहीं की है, बट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर। अगर किसी इनसाइडर ने, इनसाइडर का क्या मतलब होता है सर? वो तो PIT में जाके देखना पड़ेगा इनसाइडर का मतलब क्या होता है। बट ये इनसाइडर बेसिकली मीन्स कंपनी के अंदर का बंदा जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और उसने बाहर लिख कर दी। आइदर ऑन हिज ओन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन डील्स इन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ UPSI। अगर इनसाइडर ने UPSI के बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर दिया खुद से किसी के बिहाफ पे, या फिर कम्युनिकेट की UPSI टू एनी पर्सन विथ और विदाउट हिज रिक्वेस्ट, मतलब सामने वाले पूछा हो ना पूछा हो बात अलग है, भाई आपने उनको UPSI दे दी एक्सेप्ट एज पर लॉ या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या काउंसिल्स मतलब किसी को एडवाइस किया, या प्रोक्योर्स फॉर सच अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ UPSI। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी कितनी? मिनिमम 10 lakhs विच में एक्सीड टू 25 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेड विच एवर इज हायर। क्या बोल रहा है ये? 10 lakhs बट इट में एक्सटेंड टू 1 crore और 3x ऑफ प्रॉफिट्स मेड ड्यू टू इनसाइडर। आपने वो UPSI के बेसिस पे जो किया है इसका हायर, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से 10 लाख तो मिनिमम लगेगा, कितना लगेगा? मिनिमम लगेगा, बट इसमें से एक्सीड करके वो 1 करोड़ या 3x ऑफ प्रॉफिट मेड जा सकता है। सॉरी नॉट 1 CR, माई मिस्टेक, इट्स 25 CR। मैं अगर इधर गलती से कुछ बोल दूँ या फिर बाय एनी चांस आपका लेटेस्ट मॉड्यूल है और उसमें हल्का सा कहीं पे डिफरेंस मिलता है इन कंपैरिजन टू माय नोट्स, तो आप मान के चलिएगा अनलेस एंड अनटिल आपका अगर मॉड्यूल लेटेस्ट है और मेरे नोट्स में कुछ आपको दिखता है तो आप मॉड्यूल का लेके चलिएगा, बट मेजॉरिटी इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। ओके, आपके मॉड्यूल में सही है ये मान के चलिए। फिर हम ये एक पढ़ते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अगर आप घुसते हो तो क्या होगा? पेनल्टी कितनी लगेगी? 5 लाख 25 CR और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड। तो ऊपर जो लिखा है वैसा ही है, बस 10 लाख की जगह 5 lakhs है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नोट लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो। सेम एज PIT बट 5 lakhs मिनिमम इंस्टेड ऑफ 10 lakhs। ओके, इससे आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। रेस्ट जिसका कोई नहीं होता उसका कितना होता है? 1 लाख और 1 CR, 1 लाख से रुपीज़ 1 लाख टू रुपीज़ 1 CR। ओके, समझे? फिर पावर टू एडजुडिकेट, भाई एडजुडिकेट कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे हम एडजुडिकेट? मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कोई नहीं है भाई। तो अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें बोलता है कि अगर ये सेक्शन जो है देखो, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो सब है शायद से हमने अभी ऊपर पढ़ा है, नहीं शायद से क्या सर अभी तो पढ़े हमने। ये सब क्या है? पेनल्टीज़ के सेक्शंस है, पीनल प्रोविजंस, जो हमने ऊपर पढ़ा है। इस सेक्शन के लिए क्या करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा AO को अपॉइंट करेगा। सर AO क्या होता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो सेबी में अलग अलग रैंक होता है कि जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये वो फलाना डिमका, वैसा ही एक होगा डिवीजन चीफ। वो रैंक कम से कम उस लेवल का बंदा होगा तो ही सेबी उसको AO बना सकता है।
अगर मान लो कोई असिस्टेंट मैनेजर लेवल का बंदा उसको एओ बना दिया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एडजुडिकेशन ही गलत है, बंदा ही सही नहीं है इनका, सब बोल सकते हो। फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। पेनल्टी कितनी करनी है भाई, हमने तो देख लिया ना पे कि 15 लाख 1 करोड़ ये वो ऐसा सा रेंज दे के रखी है, बट कितनी करनी है वो कौन डिसाइड करेगा, एओ डिसाइड करेगा। ओके आगे, while holding inquiry, AO shall have power to summon and enforce attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case, to give evidence or produce any document which in the opinion of AO may be useful for relevant subject matter of inquiry, and if on such inquiry is satisfied that the person has failed to comply with provisions of the act, he may impose the penalty in accordance with the section। सर आपने जो एक सांस में बोला है, आपने जो है ना हमारा वो ब्रेथलेस गाने को टक्कर दे दी है बस। बट कहना क्या चाहते हो? अरे कहना बस मैं इतना चाहता हूँ, इन्होंने बोला है कि एओ जो है उसके पास सर्टन पावर्स होंगी कि वो समन और एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस। ये अपने पढ़ा होगा ना अपने एग्जीक्यूटिव में, अभी भी हमने ऊपर पढ़ाई था, समन और एनफोर्स अटेंडेंस मतलब किसी को बुला सकता है, उनकी अटेंडेंस एनफोर्स करवा सकते हैं, आपको आना पड़ेगा, मैं बुला रहा हूँ तब वैसा, तो ये सब चीज़ें करवा सकता है। उनको बोल सकता है तो डॉक्यूमेंट दे मेरे को, एविडेंस दे, ये सब बोल सकता है। बेसिस दिस ये सब आने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि भाई सच में बंदे ने जो कॉन्ट्रावेंशन किया है ये 15A से 15HB में वो सच में हुआ है, तो फिर वो एज़ पर लॉ अपना दिमाग लगा के जो अकॉर्डिंग टू उसका क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्रावेंशन है पेनल्टी लगा देगा। समझे? बोर्ड में कॉल फॉर एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इफ कंसिडर दैट द ऑर्डर पास बाय इज इरोनियस टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, it may after making or cause to be made such inquiry it deems fit pass an order enhancing the quantum if such scenario is necessary। मैं बोलता हूँ ये जो सेक्शन है ना आप हाईलाइट मत करो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बस याद रखना। ऊपर तो ठीक है जितना पढ़ा है हमने, बट ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए। तो जो देखिए तो क्या हुआ, एओ जो है हमारा उसने ऑर्डर पास कर दिया, सेबी को क्या लग रहा है, ये हमारा जो सेबी है इट थिंक्स इट्स इरोनियस। इरोनियस का क्या मतलब होता है सर? इरोनियस मतलब एरर, इसमें एरर है बेसिकली। इरोनियस का मतलब इसमें एरर है, गलती है इसमें, ये गलत है ऑर्डर, ऐसा लगता है। इरोनियस टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ, ऐसा नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ऐसा इसको लग रहा है सेबी को लग रहा है कि ये सिक्योरिटी मार्केट में। तो क्या कर सकता है, इट में एनहांस द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, लाइक मॉडिफाई कर सकता है उस ऑर्डर को, मॉडिफाई कर सकता है पेनल्टी को। मॉडिफाई कैसे करेगा? एनहांस करेगा, बढ़ा सकता है, कम नहीं करेगा। 1 करोड़ लगाई थी, अब बोल रहे हो नहीं कम है, 25 करोड़ तक की दी है इसने, इतना बड़ा कांड के सिर्फ 1 करोड़ की पेनल्टी नहीं। सेबी बोल रहा है इस पर 1 करोड़ नहीं, इस पर 10 करोड़ लगना चाहिए। सेबी बोलेगा नहीं 90 लाख, नहीं 90 लाख नहीं, वो बोला ना 1 करोड़, उससे कम नहीं जाना, ज़्यादा जाना है जाओ। ये हमारा सेक्शन 15I जो है वो कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर पास शैल बी, मतलब बिना OOBH के नहीं देना है। OOBH क्या होता है मेरे दोस्त? OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, समझे? यस सर समझे। फर्दर प्रोवाइड क्या किया इन्होंने, नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल बी एप्लीकेबल after an expiry of period of 3 months from the date of order means or disposal of appeal। बेसिकली 3 months तक ही ये सेबी की मस्ती चल सकती है कि सेबी बोल रहा है कि मुझे इरोनियस लग रहा है, गलत करना है, एओ के ऑर्डर को चेंज करना है, तो ये ऑर्डर पास होने के 3 महीने में या फिर अगली जो अपील गई है वो अपील ख़त्म होने से पहले 3 months के अंदर वॉट विच एवर इज अर्लियर वो कर सकता है। ओके 3 months और अपील का डिस्पोजल इसका अर्लियर, ये कर सकता है। समझे? हाँ सर बहुत बढ़िया समझे, बहुत इजी है, मतलब इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, ऐसे लग रहा है सर आपने जिस तरीके से हमको समझाया है। अब हम समझना चाहते हैं ये होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी जो है, जो सेबी का प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग, और ये जो आपने गलती से ये जो स्टार्टिंग की हेडिंग फिर से लिख दी है ना सर, जो हमने देख लिया, आप मिटा नहीं पाओगे, आपकी गलती हमारी आंखों के सामने, माफ़ कर देना, ये देखियो मैं अपनी गलती छुपा रहा हूँ। तो ये जो है ना ये हमको समझना चाहिए। तो रूल 4 है सेबी का प्रोसीजर फॉर होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल्स 1995, वो कहना क्या चाहता है वो आप हमको समझाओ।
तो सर आप जो समझाओगे ना, ये सिर्फ पढ़ के मत समझाना, हमको इसका एक प्रोसीजर देना, वो मैं देता हूँ। मुझे आप एक ही मिनट। तो जो रूल 4 क्या बोलता है एक बार पढ़ लेता हूँ। ये बोल रहा है बोर्ड या एओ आफ्टर फर्स्ट इंस्टेंस इशू अ नोटिस। क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। कॉन्ट्रावेंशन दिख गया इनको, इन्होंने क्या कर दिया? नोटिस इशू कर दिया। नोटिस का क्या मतलब है? शो कॉज नोटिस। भाई आप डायरेक्टली कैसे, एडजुडिकेशन जब कर रहे हो ना, हमेशा शो कॉज नोटिस पहले आएगा। अरे आप हमको कारण बताइए, कारण बताओ नोटिस की, क्यों हम आप पे पेनल्टी ना लगाएं, क्यों हम आप पे पेनल्टी ना लगाएं। और उस बंदे को टाइम दो 14 दिन का, कि नोटिस आपको मिलते से 14 दिन के अंदर अंदर आप हमको कारण बताओ। 14 दिन में नहीं बताओगे तो हम तो आपके खिलाफ इंक्वायरी बिठा देंगे। इंक्वायरी बिठेगी, फिर पेनल्टी लगेगी। बट चलिए आगे देखते हैं। अब जो नोटिस आपका जा रहा है ना, उसमें आप थोड़ा सा उनका नेचर ऑफ ऑफेंस बता दीजिए, सामने वाले को बता भी दीजिए गलती क्या है उनकी। गलती बता देंगे तो ही वो आपको उत्तर दे पाएंगे, कि मतलब ऐसा ना करे कि बीवी जैसे हरकतें कर दे आपकी, उनको बताए ना गलती क्या है, बेचारा आदमी टेंशन में चला जाए, समझे। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज, मतलब आया है भाई शोन बाय सच पर्सन, बोर्ड और एओ को लग रहा है कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए। भाई सामने वाले ने बोल दिया है कि हमारी गलती नहीं, ये वो, बट भाई इसका देख के तो लग रहा है भाई इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? नोटिस इशू कर देंगे, जिसमें बोलेंगे भाई तू आ मिलने हमसे पर्सनली या थ्रू अ लॉयर या अदर AR कोई भी आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आ जा, बट तू आ, तो हमारे सामने अपीयर हो, क्योंकि हमको तेरे से 1 to 1 बात करना है, हमको जानना है कि तुझे ऐसी दिक्कत क्या हो गई थी कि तूने ये कॉन्ट्रावेंशन किया है। ऑन द डेट फिक्स, बोर्ड और एओ क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा, फिर से बताएंगे भाई तेरी गलती क्या है। ओके, ऑफेंस अलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय सच पर्सन इंडिकेटिंग प्रोविजंस ऑफ एक्ट रूल वगैरह वगैरह, कि देखो एज पर दिस कलम 4 ऑफ दिस रेगुलेशन, ये वो आपने जो अपराध किया है ऐसा वैसा, वो फलाना डब्बा जो आप कोर्ट वोर्ट में देखते हो, उसी प्रकार से उसको बता देंगे आपकी गलती क्या है। फिर बोर्ड और एओ शैल गिव अपॉर्चुनिटी सच पर्सन, कि आप डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रेजेंट करो आपकी गलती, ये इंक्वायरी में कि आपकी गलती है, तो आपको हम सज़ा क्यों ना दे वगैरह वगैरह। एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको फ्यूचर डेट में एडजर्न कर सकते हैं इस मीटिंग को। ओके, टेकिंग सच एविडेंस, एओ शैल नॉट बी बाउंड टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपका जो एविडेंस वाला है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ नहीं चलेगा, वो अलग से चलेगा। ये एओ अपने हिसाब से मनमर्जी से काम चलाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट द नोटिस इन दिस सब रूल 3 जो ऊपर बोला था ना, कि नोटिस ऑफ हियरिंग जो होगा, द पर्सन इज रेफर टू इन 3, 4, 5 में एट द रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन बी वेव्ड, कि देखो ये नोटिस वेव भी कर सकते हैं, क्या मत करो ये सब चीज़ें, रहने दो। While holding an inquiry under this rule, board और AO shall have the power to summon and enforce attendance। ये जो है ऊपर भी पढ़ा था हमने, ये सब कर ही सकता है, 4 पावर्स है उसके पास, पढ़ लो और रट्टा मार लो इस चीज़ का। ये जो होता है ना पावर होता है, पावर हर किसी के पास है, हर तक कौन सा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जिसके पास ये पावर ना हो? 4 याद कर लो, हर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है। अगर भाई बंदा फेल्स, निगलेक्ट्स या रिफ्यूजेस टू अपीयर, भाई नोटिस बोला तो तू नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? एक्स पार्टी। एक्स पार्टी क्या होता है सर? एक्स पार्टी मतलब तू आ या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी की, मतलब तू आ या ना, तेरे खिलाफ प्रोसीडिंग तो हम करेंगे और हमारे हिसाब से तेरी इंक्वायरी चलेगी, समझे। तो एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं हम, जो क्या बोलता है कि क्या करेगा सेबी जो है हमारा, सेबी जो है क्या करेगा? टू पर्सन, इसका हम एनी क्या बोल सकते हैं, पर्सन नाम देते हैं इसको। टू पर्सन क्या करेगा? एक शो कॉज नोटिस देगा। क्या करेगा? शो कॉज नोटिस देगा। इस शो कॉज नोटिस का एक पर्सन 14 डेज में क्या करेगा? रिप्लाई देगा। शो कॉज नोटिस का मतलब आपके खिलाफ हम इंक्वायरी क्यों ना करें, बताओ। तो अभी इसका रिप्लाई आ गया। सेबी अभी इसके 2 केसेस होंगे। बेसिस दिस रिप्लाई आने के बाद में सेबी इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज। सेटिस्फाइड का क्या मतलब है? कि ओके भाई इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए, नो इंक्वायरी। भाई हमने जो एडजुडिकेशन का पढ़ा था ना ऊपर, सेम है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी तो बिठेगी। अब इंक्वायरी बिठेगी मतलब क्या?
मतलब ये कि जो सेबी है नोटिस ऑफ हियरिंग देगा टू द पर्सन। अब उस पर्सन को अपीयर होना है, उसमें भी दो चीज़ें, उसमें दो चीज़ें क्या, बंदा अपीयर हो जाता है, अदरवाइज का क्या मतलब है, अपीयर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स पार्टे हो जाएगा, प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट हो जाएगी। अब इसमें और है, नोटिस में आपको बताना है कि उसका गुनाह क्या है, उसने क्या गलती की है, फिर आपको उसमें ये भी बताना है कि वो खुद से या उसके लॉयर से या एआर से कर सकता है। ओके, ये सब हो गया, अपीयर कर गया। अपीयर करने के बाद भी उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ज्ञान देना है, भाई तेरी गलती क्या है, तू क्या कर सकता है। एओ के पास में पावर होगा, एओ सेबी लिख रहा हो ना तो सेबी के साथ में एओ कंसिडर कर लेना प्लीज़। ऐसा मत करना कि मैंने नहीं लिखा है तो आप भूल जाओ कि एओ सेबी में ही आता है। तो अपीयर हो गया, इंक्वायरी हो गई। अपीयर होने के बाद में, अपीयर हो रहा है मतलब आपको उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, वो एविडेंस देगा, ये सब होगा। बेसिस दैट ऑर्डर विल बी पास्ड, और ऑर्डर के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज होगी। समझे, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, कुछ है नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्या सर इसमें? कुछ है कॉम्प्लिकेटेड था? बिल्कुल नहीं सर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इसमें कुछ पावर सॉर्स भी दिए, बट हमको अगर समझना है प्रोसेस तो जो आपने इसका लिख के दिया है दैट इज़ वेरी मच इनफ, विच इज़ रूल 4 ऑफ सेबी प्रोसीजर फॉर होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी रूल्स 1995। ओके, यस, बढ़ते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ बोर्ड मैं बोल रहा हूँ, सुनो, जो पहला वाला ना इग्नोर करो, सुनो। 15J ये एक इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम इसको सेक्शन ना समझे, इसको एक टॉपिक समझे। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजजिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। सर इतनी भारी इंग्लिश आप कैसे बोल लेते हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में लिखी है वही मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ। ये मैं अपनी रियल लाइफ में कभी इतनी तगड़ी इंग्लिश ना बोलूँ, जैसे एडजजिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी ऐसा बोलते नहीं, पर ठीक है। उसका मतलब क्या है? एडजज करना, मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेट करेगा मतलब एडजज करेगा, मतलब बेसिकली इम्पोज करेगा। क्या करेगा? इम्पोज करेगा। क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्वांटम का मतलब है अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो देखो बेसिकली ये बोल रहा है कि जब आप ये सब सेक्शंस में बंदे के खिलाफ पेनल्टी लगा रहे हो, तो पेनल्टी लगाने से पहले आप क्या सोचोगे कि ये 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में पेनल्टी लगनी चाहिए, 15 लाख लगनी चाहिए, 1 करोड़ लगनी चाहिए, 50 लाख लगनी चाहिए। कैसे डिटरमाइन करोगे? 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज वेर एवर क्वान्टिफाइबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब है सर? कि आपने जो ये गद्दारी की है सिक्योरिटीज़ मार्केट के साथ में, गद्दारी की है मतलब सर आपने ऐसा गेन लिया है जो आपसे डिसप्रपोर्शनेट है। आप नॉर्मली सिक्योरिटी परचेज करते हैं या ऐसा कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको ये गेन नहीं होता, ये आपको डिसप्रपोर्शनेटली हो रहा है क्योंकि आपके पास यूपीएसआई थी या फिर अनफेयर एडवांटेज था। तो जहाँ भी अगर ये क्वांटिफाइबल हो तो वो आप कंसिडर करो कि डिफ़ॉल्ट की वजह से जो किया, यूपीएसआई मिलके मैंने लॉ को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सिक्योरिटी खरीदी बेची, उसके ऊपर से मुझे गेन हुआ। क्यों हुआ? इसकी वजह से। ये मैं पहला कंसिडर करूँगा एज अ एओ। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। कि इस बंदे ने ये जो शेयर्स का यूपीएसआई में ट्रेड किया है, इसने जो गेन किया है, किसी को तो शेयर मार्केट में इसकी वजह से नुकसान हुआ होगा ना, कि मैंने अभी प्रॉफिट में खरीदा है, ये इन्फॉर्मेशन पे किसी और को नुकसान हुआ होगा। उस बंदे को कितना नुकसान हुआ है? इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को। और तीसरा, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कि दारू पीता है पर ओकेजनली पीता है या रेगुलरली पीता है। मीन्स इसने डिफ़ॉल्ट तो किया पर ये रोज़ करता है या कभी कभी करता है या पहली बार किया है। तो देखो पुलिस वाले को एक 15-16 साल का लड़का मिल जाए, इसके जेब में ड्रग्स निकल जाए, तो पुलिस वाला उस पर एफआईआर ना करे, नॉर्मली क्या करता है, उसको वार्निंग दे देता है, उससे लेके उसके माँ बाप को बताता है कि भाई आपका लड़का ऐसा पाया गया, मैं अभी के लिए वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ। पुलिस वाले को पता है कि ये जो लड़का है ये बेशरम है, ये है सप्लायर, यही तो बंदा लोगों को सप्लाई करता है। अगर पुलिस वाला इस बंदे को पकड़े, आप बताओ
वो क्या करेगा, इसको बोलेगा माँ बाप को वार्निंग देके छोड़ेगा, इसको पहले अंदर करेगा। क्यों? रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, वही ये सोचेगा 15 लाख और 1 करोड़ का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये सब चीज़ों में आ रहा है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, ये क्या बोल रहा है, इट इज क्लैरिफाइड पावर टू एडजुडिकेट क्वांटम ऑफ पेनल्टी शैल बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी एक्सरसाइज अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब 15 लाख से 1 करोड़ ये पेनल्टी की लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम। आप 10 लाख या 1.5 CR नहीं दे सकते, आपको इधर ही देना है, 15 से 1 करोड़ नहीं खेलना है जो खेलना है, समझे? ओके सर, समझा, ओके। चलिए सर आगे बढ़ो। जो आपको पेनल्टी से अमाउंट कलेक्ट करके आएगा, कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ कि बहुत सारा इंडिया के पास पैसा आता है। जो बोलते हैं ना भारत के पास कितना पैसा है, भारत एज अ कंट्री गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, बीजेपी कांग्रेस ये सब नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है वो आपको इधर दिखेगा। सारा पैसा इधर जाके जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जैसे पेनल्टी का ये अमाउंट आपको मिल रहा है, तो कहाँ डालोगे आप? कंसोलिडेटेड फंड। तो सर अगर किसी बंदे का नुकसान हो रहा है उसको पैसा कहाँ मिलेगा? तो सुनो, एक होती है चीज़ डिस्गॉर्जमेंट। डिस्गॉर्जमेंट का क्या मतलब है? आपने जितना दूसरे का नुकसान किया है उतना आपसे कलेक्ट किया जाएगा। मीन्स मैंने 1 करोड़ का सिक्योरिटीज मार्केट में प्रॉफिट कमाया यूपीएसआई से, तो 1 करोड़ मेरे से ले लेंगे, पेनल्टी जो लगेगी ओवर एंड अबव दैट लगेगी, समझे? 1 करोड़ के ओवर एंड अबव पेनल्टी लगेगी, मेरा डिस्गॉर्जमेंट अलग, पेनल्टी अलग, समझे? डिस्गॉर्जमेंट मीन्स जितना तूने लिया है उतना सूद समेत तू वापस करेगा, और पेनल्टी मीन्स तूने अभी वापस तो कर दिया लेकिन तूने ये जो गलती की है इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि कोई और ये ना करे, तो तेरे पे जो पेनल्टी ऊपर से लगेगी दैट इज पेनल्टी, समझे? Settlement and administrative settlement of administrative and civil proceeding, notwithstanding anything contained in this act, any person against whom proceedings is initiated may file an application writing to board proposing for settlement. So ये सब चीज़ें इसमें बस दिया, नीचे और आने वाला है, तो let's just skip this. बेसिकली सेटलमेंट के लिए कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। इन्होंने प्रोविजन सेबी एक्ट में इसलिए लिख के रखा है कि एक्ट में पावर हो तो ही रेगुलेशन निकाल सकते हैं, समझे? याद रखना मेरी बात, क्या एक्ट में पावर हो तो ही रेगुलेशंस निकाल सकते हैं। ओके सर, हमको ये पॉइंट समझ गया है, तो आप बार बार हमारे कान में मत चिल्लाओ। ओके, इधर बस एक पॉइंट दिया है जो मैं बस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सेटलमेंट अमाउंट में जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। जो डिस्गॉर्जमेंट और लीगल कॉस्ट होती है ना वो नहीं जाती है। तो जो डिस्गॉर्जमेंट में बोल रहा हूँ ना, कोई भी पेनल्टी जाएगी CFI में, बट डिस्गॉर्जमेंट जो होगा वो सेबी के IPF फंड में चला जाएगा, जिससे वो लोगों तक वापस चला जाए, सिक्योरिटीज़ मार्केट की डेवलपमेंट में लगे। ओके, तो अब हम ये केस स्टडी है इसको एक बार देख लेंगे, देन हम सिकरा की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो केस है हम एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इन द मैटर ऑफ इलिक्विड ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस BSE। इलिक्विड स्टॉक क्या होता है भाई? देखो, अगर आपको शेयर मार्केट्स का थोड़ा भी नॉलेज है, मतलब चुल्लू भर पानी जितना भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि एक शेयर को आप जब खरीदते हो बेचते हो तो देयर इज सम बायर और सेलर। सामने अगर कोई खरीद रहा हो तो ही, अगर मान लो मुझे ये घड़ी बेचनी है तो 1000 लोग हो जाएंगे कि हाँ सर ये घड़ी हमको खरीदनी है बिकॉज इस घड़ी की हमारे पास वैल्यू है। यस, बट मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये केस बेचना है ईयरफोन्स का, इसमें से मैं ईयरफोन्स निकाल देता हूँ, अब ये खाली है। मैं अगर ये बेचने जाऊँ तो ये कबाड़ी वाले के अलावा कोई नॉर्मल इंसान सेन माइंड वाला क्यों खरीदेगा? सर इसका कुछ वैल्यू है नहीं हमारे लिए, तो खाली है, तो इसके लिए मेरे पास बायर्स कम होंगे। सेम अगर एक शेयर है जिस कंपनी की कोई वैल्यू ना हो मार्केट में, उसका शेयर्स खरीदने बेचने वाले लोग कम होंगे। सही है सर, कि मान लो 500 लोग होंगे पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट में शायद उस शेयर को खरीद रहे हैं, और अगर रिलायंस बोले तो रिलायंस के इसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग इट डेली, उससे उस स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। अगर मैं इस घड़ी की बोली लगाऊँ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, तो इसका क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट जैसा ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से इस घड़ी की वैल्यू बढ़ या घट रही है, बिकॉज देर इज समबडी टू बाय एट अ बिगर प्राइस, उसकी प्राइस बढ़ रही है।
कोई नहीं खरीदेगा, तो इसके 100 रुपये भी कीमत हो तो मैं 50 में बेच दूँ। तो इलिक्विड स्टॉक का कंसेप्ट भी वही है, ऐसा स्टॉक जिसको कोई खरीदने बेचने वाले लोग जो है बहुत कम है। मैं बेचने जाऊँ, मैं बोलूँ मुझे 30,000 स्टॉक मेरे पास है बेचने, अरे 30,000 खरीद कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। तो वही, अगर आप ये केस में वही बताया कि ऐसे स्टॉक में आप क्या कर रहे थे, पंप एंड डंप, एज इन मैं उसकी आर्टिफिशियली खरीद, दो ही लोग खरीद बेच के प्राइस बढ़ा रहे थे जानबूझ के। तो सेबी ने क्या किया था, एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग की थी सीता देवी बंगारिया के अगेंस्ट में फॉर दिस PFUTP, आपका प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट 2003 इन द मैटर ऑफ इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस एट BSE। तो सेबी ने कंडक्ट किया था इन्वेस्टिगेशन ऑफ लार्ज स्केल्स इनटू स्केल रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स इन स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट ऑफ BSE ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2014 टू 2015। पर्सून टू इन्वेस्टिगेशन ये मिला था नोटिस, यानी सीता देवी बंगारिया indulged in reversal trades which allegedly created false and misleading appearance of trading, thereby generating artificial volumes in stock options segment of BSE during investigation period. Trades entered in the unique contracts were reversed on the same day with counterparties at a different price which had no underlying basis and without intention of performing it, and there being a change of ownership or rights in the contract. These factors indicate that these trades were allegedly artificial and non-genuine in nature. अब आगे बढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूँ, जो इसमें रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स और ये सब कंसेप्ट है आपके सिलेबस के लिए किसी काम का नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो मैं बस बताना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि किसी ने बेसिकली ऐसा मान लो कि शेयर्स एक दो ही लोग हैं, उनके अलावा कोई है नहीं। मैं बोल रहा हूँ मैं 500 में खरीदूंगा, 505 या 506 508 ऐसे ऐसे खरीद बेच के उसकी प्राइस ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म के हिसाब से उसको बढ़ाते रहता है। सिमिलरली इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए थे जिसकी वजह से आर्टिफिशियली किसी स्टॉक की शेयर की प्राइस बढ़ा दी। अब आर्टिफिशियली बढ़ाने से नुकसान क्या हो रहा है सर? आर्टिफिशियली बढ़ाने से एक आपके या मेरे जैसा भोला भाला इन्वेस्टर जब मार्केट में एंटर करता है उसको दिख रहा अरे रे 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 ये स्टॉक्स तो 15% बढ़ गया 2 दिन में, इसमें डाल दूंगा पैसा बढ़ेगा, बट बाद में मुझे जेन्युइनली पता चल रहा है कि स्टॉक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस इसको बढ़ाया गया है। तो ये इस केस में हुआ था। तो क्या हुआ था? इट वॉज अलिजेड बाय सेबी दैट द नोटिस बाय इंडल्जिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन जेन्युइन रिवर्सल ट्रेड्स क्रिएटेड फॉल्स एंड मिसलीडिंग अपीयर्स इन ट्रेडिंग, की दिखा रहा था ट्रेडिंग हो रही है बट एक्चुअली ट्रेडिंग हो ही कहाँ रही है। एडजुडिकेटिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ऑफ सीता देवी बंगारिया, इसको इग्नोर करो, इन द मैटर ऑफ ट्रेडिंग इन दिस अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ दिस अ नोटिस, शो कॉज नोटिस उसके खिलाफ इशू हुआ था कि वो बताया उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों ना हो, ये सब BC का भी जो हमने ऊपर पढ़ा वही। तो शो कॉज नोटिस वॉज ड्यूली सर्व्ड अपॉन नोटिसी वाइट दिस देयर आफ्टर राजेश बंगारिया इन्फॉर्म द नोटिसी मीरा अंगनानी हैड डाइड ऑन दिस एट द एज ऑफ 85 years in view of the fact of demise notice, just a second, तो हम यहाँ पे थे इन द व्यू ऑफ द फैक्ट ऑफ डिमाइस ऑफ नोटिस नो रिप्लाई सबमिशंस कैन बी प्रोड्यूस फॉर कंसिडरिंग दिस फॉर फर्दर इंक्वायरी। मतलब बंदी मर गई थी, अभी इन्होंने ये बीच में जो लोग डाले इसके मॉड्यूल में भी आप देखोगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है डिटेल में। तो आगे हम बढ़े। Thus the instant matter does not deserve a further inquiry, I proceed to dispose this matter। हे भगवान, आप समझ रहे हो इन्होंने क्या किया है? इन लोगों ने एक समरी तक ढंग से नहीं बनाई जो आप तक पहुंची। यहाँ से जो मैटर का मिक्सअप हुआ है ना, आपके मॉड्यूल में भी ये हुआ होगा। डेथ सर्टिफिकेट उसका दिया गया था। तो बेसिकली इन दिस केस एलिगेशंस हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट द नोटिस इन द पर्सनल कैपेसिटी, प्रोसीडिंग्स आर अगेंस्ट एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ अ पर्सन हु इज नो मोर फेसिंग चार्जेस इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग, प्रोसीडिंग अगेंस्ट नोटिस इज लायबल टू बी अबेटेड विदाउट गोइंग टू बी मेरिट्स। तो इतना सब हमने ज्ञान लिया और बेसिकली ये प्रोसीडिंग हुई नहीं क्योंकि वो बंदी मर गई, दैट्स इट। बट इन्होंने ढंग से समरी दी नहीं है, बहुत बेकार है। अगर आपका मॉड्यूल ओपन करना चाहूँ, ओके, अगर मैं आपका मॉड्यूल ओपन करूँ तो ये देखिए, यहाँ तक ये SPAD ये सब चल रहा है, ऊपर भी नाम ये सीता देवी का ही है जो नोटिस ही है, और अचानक से हमारी मीरा अंगनानी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको एक केस स्टडी है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप पढ़ लीजिए।
बस इसमें ये लाइन याद रहे, क्योंकि आपको लॉ पता नहीं, इसकी वजह से आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें नहीं जाओगे। ऐसा कि अगर वही बात हो गई ना कि बच्चे को ये नहीं पता होता गाली देने से बाप थप्पड़ मारेगा, तो इसका ये मतलब है वो गाली दे दे और बोलेगा ओ पापा मुझे पता नहीं था ये गाली बुरी होती, तो बाप थप्पड़ नहीं मारेगा, मार ही देगा ना। वैसे सर हम अलग एरा में, अब तो बाप पता भी हो जाए बच्चे को तो थप्पड़ नहीं मारता, वो बात अलग है। पेनल्टीज अंडर SCRA। SCRA क्या अपना सिकरा, सिकरा मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसमें क्या क्या बोल के रखा है इसने, अलग अलग देख रखा है। सेक्शन 23 जो है, सेक्शन एनी पर्सन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल्स टू कंप्लाई रिक्विजिशन मेड अंडर सेक्शन 6 एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रामीज दीज सेक्शंस, मतलब इसका क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस कम है। एंटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव इन रूल्स और सेक्शंस को क्या होता है तोड़ मरोड़ के, owns and keeps a place other than RSC which is used for the purpose of entering into or performing contracts in contravention of provisions of the act or knowingly permits such place to use। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज जैसा एक प्लेटफॉर्म खुद का बना के रख रहा है विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। मैनेजर कंट्रोल्स और असिस्ट इन कीपिंग सच प्लेस, जो ऊपर पढ़ी है हमने। नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ RSC or his agent authorized under such rules and bylaws or not being a dealer in security market willfully represents to induce a person to believe contracts can be entered into or performed in this act। Similarly मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं हो या डीलर वीलर नहीं हो, बट आप किसी को ऐसा भुला रहे हो कि भाई तुम मेरे थ्रू करो ये ट्रेड हो जाएगा, ऐसा धोखा दे रहे हो बेसिकली। नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कैनवस एडवर्टाइजर टाउट्स इन एनी मैनर, बेसिकली ऊपर बोल रहा डायरेक्टली कर रहे हो आप, इधर एडवर्टीज कर रहे हो अपने आप को। जॉइंस और गैदर्स और असिस्ट इन गैदरिंग एट एनी प्लेस अदर दैन प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड इन बायलॉज ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनी पर्सन ऑफ मेकिंग बिड्स ऑफर्स और एंटरिंग इनटू परफॉर्मिंग इन बिड्स। तो बेसिकली सिमिलर वही चीज़ें हैं अगर आप ऐसे केस में आते हो, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली अगर आप कॉन्ट्रावेंशंस मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ये याद कीजिए, कॉन्ट्रावेंशंस अंडर सेक्शन 23 ऑफ SCRA फॉल करते हो तो आप पे पेनल्टी क्या लगेगी, ये लगेगी। क्या लगेगी ये बोल रहा है आपको 10 साल या 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन लगेगा विच में एक्सीड टू 25 ईयर और बेसिकली 10 ईयर और फाइन और बोथ। फाइन कितना 25 CR तक का अप टू 25 CR, समझे सर, ओके। अब मैं आपको बढ़िया सी चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आप जो सेबी वाला पढ़ लोगे ना, सिमिलरली यहाँ पे वो चीज़ है। तो ये जो पेनल्टीज़ है दिस आर सिमिलर टू सेबी, हल्का सा चेंज होगा, आप उधर पढ़ लो यहाँ पढ़ लो, सेम एग्जाम में लिख दो, मुझे चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सिमिलर बस नाम एक्ट का थोड़ा सा और सेक्शन चेंज है, कंटेंट सेम है ऑलमोस्ट, ओके। पावर टू एडजुडिकेट, ये जो हमने सेबी में पढ़ा है ना, सेम है सेबी सच में सर आप ये सेम एज सेबी बोल रहे हो सच में, यस। ये फैक्टर्स टू टेक इनटू अकाउंट, ये यहाँ तक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा आपको 2 स्टार। क्यों सर? बिकॉज मेरे दोस्त रिकवरी ऑफ अमाउंट से उधर हमने पढ़ा नहीं और ये एग्जाम में आता है बेसिकली। देखो बंदा पेनल्टी पे ना करे तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, उसका बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, जेल में डाल देंगे भाई बंदे को। देखा, ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको लिखना है भाई। देखो क्या होता है, अगर पेनल्टी आप दे नहीं रहे हो एक्ट की, फेल्स टू कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ डिस्गॉर्जमेंट, आपको डिस्गॉर्जमेंट देना है, पेनल्टी देना है, आप दे नहीं रहे हो। फेल्स टू पे फीस टू बोर्ड, मतलब सेबी को नहीं दे रहे हो, तो सेबी अगर एक रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा हु मे ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर अ स्टेटमेंट specifying the amount due to the person and shall proceed to recover from such person the amount specified by one or more of the following modes। तो बेसिकली आप ना सेबी में पेनल्टी, सेबी का डिस्गॉर्जमेंट और जो है हमारा फीस है सेबी की पे नहीं कर रहे हो, तो सेबी का जो रिकवरी ऑफिसर है एक क्या करेगा, सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा
अंडर सिग्नेचर, अंडर हिज सिग्नेचर। अब सिग्नेचर से करेगा एंड रिकवर अमाउंट्स इन फॉलोइंग मोड्स। सर आप हैंड राइटिंग गंदी क्यों निकाल रहे हो, इधर लिखा हुआ है ना यार, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारे मोड्स हैं वैसे 5 मोड्स है, बट मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा। सबसे पहले अटैच एंड सेल, अटैच एंड सेल, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले अटैच एंड सेल दिस, फिर अटैच पर्सनल बैंक अकाउंट, अटैच पर्सनल बैंक अकाउंट, अरेस्ट एंड डिटेन पर्सन, अरेस्ट, अरे 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 अरेस्ट एंड डिटेन द पर्सन, इन प्रिजन लिख देते सच, इन प्रिजन एंड अपॉइंट रिसीवर टू मैनेज। पॉइंट 1 बेसिकली मतलब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि वो मैनेज करेगा। ठीक है, ये सब मैं स्किप कर देता हूँ, ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट जितना मैंने लिख के दिया है इतना पोर्शन तो एटलीस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इतना आपको एग्जाम में मिनिमम लिखना है। उसके ऊपर देखो, इशू इज़ पूरा सेक्शन कोट करके रखा है, इनकम टैक्स ये सब लिखा है, विच विल नॉट बी वेरी ईजी फॉर यू टू, क्या बोल सकते हैं ना, राइट दैट इन एग्जाम। उसको रेप्लिकेट करना इज़ डिफ़िकल्ट, ये आप कर पाओगे जितना मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस है, आप कर ही लोगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग, बहुत प्यारा सेक्शन है, मुझे एक सेकेंड नीचे। अब जो कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग बोलता है, देखो इसमें बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं तो, अगर ये एक बंदा है जिसके खिलाफ ना सेबी ने कोई प्रोसीडिंग की थी, फॉर एग्जांपल सेबी का एग्जांपल ले रहे, सेबी ने प्रोसीडिंग की थी, ये बंदा जो है मर गया, डेड। अब सेबी क्या करेगा, तो सेबी जो है, अभी ये अगर डेड है तो उसके कोई बच्चे होंगे छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे उससे, तो इसके खिलाफ क्या कंटिन्यू कर सकता है, मेरा सवाल है। आप मुझे सीधा सीधा बताओ, ये पढ़ो मत, मुझे आप लॉजिकली बताओ क्या कंटिन्यू कर सकता है इन बच्चों के खिलाफ। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी मुझे बताओ। तो सर हमारा आंसर ये है कि नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों की क्या गलती है। अगर हम मोरालिटी से भी सोचे तो नहीं होगा, और लॉजिकली जो लॉ के हिसाब से नहीं होगा। आपका आंसर है पार्शियली करेक्ट, तो इट विल नॉट बी अगेंस्ट दीज, इट विल बी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हिम। सी, ये बंदे ने जो फ्रॉड किया था उससे ही उसने प्रॉपर्टी कमाई होगी, या फिर उसके ही नाम की होगी, लेकिन फ्रॉड किया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा। अब उसके जो बच्चे हैं वो अपने बाप की प्रॉपर्टी तो लेंगे ही, झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पापा का प्रॉपर्टी तो लेना बनता है सर। तो इस केस में सेबी जो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा, बट इट विल नॉट बी अगेंस्ट दिस पीपल, जो छोटे छोटे बच्चे, इट विल बी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो उनकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, समझे। तो पूरा ये जो सेक्शन है ना उसमें यही दिया है, क्या दिया है, यही दिया है। तो आप ये पढ़ लीजिए, इसका यही मतलब है। अपील्स का सेक्शन आया भाई, अपील टू सैट जो है कैसा होगा। अपील टू सैट भाई, कोई भी बंदा अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर और डिसीजन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एनी अदर ऑर्डर मेड बाय सेबी और दिस सेक्शन ये में, तो मे प्रेफर अपील बिफोर सैट एंड दिस। तो सैट के अगेंस्ट कौन कौन कर सकता है, सुनो, पर्सन अग्रीव्ड,
अरे क्या पर्सन अग्री बट हु, कैसे? जो अपना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और सेबी और एओ इन्होंने ऑर्डर दिया है और ये बंदा अग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, तो क्या कर सकता है वो? अपील कर सकता है। किसको कर सकता है? सैट को कर सकता है। ओके, अब जो अपील का टाइमलाइन है इट इज़ 45 डेज। सर ये आप अंतर्यामी हो, बिना देखे कैसे पता? अरे इधर लिखा है भाई, एवरी अपील मेड शैल बी फाइल्ड बाय 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी और ऑर्डर ऑफ डिसीजन शैल बी मेड टू एप्लीकेंट, इट शैल बी सच फॉर्म एंड बी अकम्पनीड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका क्या मतलब है? सी, ये ऑर्डर पास होने का डेट नहीं भाई, कॉपी ऑफ ऑर्डर डिसीजन रिसीव्ड बाय अपीलेंट, इसके पास ये ऑर्डर जिस दिन आएगा उससे 45 डेज में, ऑर्डर पे डेट कुछ भी लिखी हो, अगर मान लो सेबी या एओ ने ऑर्डर मेरे तक पहुंचाने में 10 दिन का डिले कर दिया, तो 10 दिन के बाद मेरा 45 डेज का टाइम नहीं चुका। 45 डेज से ज़्यादा भी कर सकता है इफ सैट इज़ ओके ब्रो। 45 डेज से ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि मेरी माँ मर गई थी, मेरा बाप मर गया, वॉट एवर द रीजन्स यू मे हैव, इफ सैट इज़ सेटिस्फाइड कि भाई ये 45 डेज का टाइम एक्सीड कर गया बट इसका वैलिड रीज़न था, तो दे मे अलाउ सफिशेंट टाइम। ओके, तो सैट क्या करेगा? दोनों पार्टीज़ को क्या करेगा? OOBH विच इज़ मैंडेटरी भाई हर केस में, OOBH देगा दोनों पार्टीज़ को। मीन्स हु आर द सेकेंड पार्टी? सर वो बंदा अग्रीव्ड है, उसके अलावा अरे स्टॉक एक्सचेंज, आपका सेबी, आपका एओ, उनको बोलने का तो मौका दो। उसके बाद क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। सर ऑर्डर पास करेगा, लेकिन ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर में जी वो क्या करेगा? कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा या सेट असाइड करेगा। तो उसका क्या मतलब? मैं एक ही बार बताऊंगा, अगली बार नहीं बताऊंगा मित्रों। कंफर्म का मतलब है भाई जो लोगों ने किया था वो सही था, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला सही था। मॉडिफाई मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने गलत बोला था, कम देना चाहिए ज़्यादा चाहिए, वो मैं बताऊंगा। सेट असाइड मीन्स उसने गलत बोला था, ये हटा दे, कुछ नहीं होगा। मीन्स उसका ऑर्डर चेंज कर सकता है, हटा सकता है, कंफर्म कर सकता है। सैट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर, भाई ऑर्डर पास करेगा, ये बोथ पार्टीज़ को कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजेगा। ओके, अपील बिफोर सैट शैल बी डेल्ट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल बट एक्ट मैक्स 6 मंथ्स में। जो ऑर्डर है वो आपकी अपील से विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपील, जो आपका ऑर्डर है अपील विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपील, तो जो है आपका ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ओके, समझे? यस सर, हम समझ गए, ये जो 6 मंथ्स में हमारा आना चाहिए। फिर इधर ये ऑफेंसेस फिर से इन्होंने दे के रखे हैं। मुझे जस्ट कंफर्म करना चाहिए कि मैं गलती से रिपीट तो नहीं हुआ है यहाँ पे। ओके, ये 23 और ये 23M है। ओके, 23M क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडिस टू अवॉर्ड ऑफ पेनल्टी ऑफ एओ और सेबी अंडर दिस एक्ट। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रावीन करता है, अटेम्प्ट या बेसिकली इन जनरल कहीं पे भी इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन करता है जहाँ पे पेनल्टी ना दी हो, वेयर नो पेनल्टी गन, आप लिख लो आपके भी मॉड्यूल या बुक्स में, ताकि आपको याद आए कि इसमें क्या कंटेंट है भाई। वो तब क्या करेगा? इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल की, फाइन लगेगा अप टू 25 ईयर और बोथ। समझे? यही हमने शायद यहाँ पे भी पढ़ा था सिमिलरली। ओके, दिस इज़ पेनल्टी। ओके, दिस इज़ ऑफेंस। आप हमने ऑफेंस और डिफ़ॉल्ट का फ़र्क समझा था, यहीं पे वो कंटिन्यू हो रहा है। वो ऑफेंस के लिए, वो डिफ़ॉल्ट के लिए, ये ऑफेंस के लिए। ओके, समझे? 23M इज़ फॉर ऑफेंस, ऑफेंस लिखा भी यहाँ पे, वो पेनल्टी के लिए। समझे? इधर इसलिए यहाँ पे फाइन है और यहाँ पे फाइन है, वहाँ पे क्या पेनल्टी है, यहाँ पे जेल हो रही है बंदे को। और पेनल्टी पे करने को बोला था, वो पे नहीं कर रहा है, तो सिमिलरली 10 ईयर्स फाइन अप टू 25 ईयर्स है, सेम। कंपोजिशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस कि ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर दिस एक्ट नॉट बीइंग ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली और दिस कंपाउंडिंग। बेसिकली कंपोजिशन का इधर मीनिंग होता है कंपाउंडिंग, कि हमने जो इधर पढ़ के रखा था ना कंपाउंडिंग का, वही है। कंपाउंडिंग कर सकते हैं इफ़, कंपाउंडिंग नहीं कर सकते कब? इट्स इम्प्रिजनमेंट ओनली या फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, और उसका प्रोसीडिंग्स
इनिशिएटेड, इसका प्रोसीडिंग्स क्या है, इनिशिएटेड। इन 3 केस में कंपाउंडिंग जो आपकी नहीं हो सकती, समझे, ये इंपॉर्टेंट है। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज लाइक कर लो यार, व्हाई नॉट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपील, अपील भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? देखो जितना मैंने बस कंसेप्ट बताया, अगर आप उतना जो साइड में छोटा सा लिखा है उतना याद कर पाओ, दैट्स इनफ फॉर मी। ये इम्पॉर्टेंट है, आप स्टार तो दिख ही रहा है आपको, ओके। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी में, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ आपको, जो लिख के देता हूँ याद रखना। सेबी ने किसी बंदे के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करके रखी थी, इस बंदे को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इम्यूनिटी दे सकता है, अगर प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले इस सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दे कि भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेशन करूँगा, फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर कर दूंगा सारी चीज़ का, तो उसको क्या कर सकता है, इम्यूनिटी दे सकता है। इम्यूनिटी मतलब आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं, आप एकदम वन पीस में वापस निकल जाओगे। बट ये इम्यूनिटी क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विदड्रॉ कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। कब, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग दिस पता चलता है कि उसका जो डिस्क्लोजर्स था वो प्योर पूरा नहीं था, उसने डिस्क्लोजर आधा अधूरा देके रखा था, ये सब चीज़ें पता चली तो उससे वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें उधर बोल सकते हैं। और अप्लाई कर रहा है प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद में तो नहीं कर सकता, समझा, अप्लाई करेगा बिफोर दिस, बिफोर प्रोसीडिंग्स, ओके। तो इतना गंदा चार्ट्स क्यों दे रहे हो आप? अरे आप निकालो, आई वांट, देखो आई डू हैव दीज चार्ट्स, इफ आई शो यू ना, सी ये ऐसे चार्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास बने हुए हैं, बट आई डोंट वांट यू टू राइट दिस, आई कैन जस्ट गिव यू कि आप ये देख लो, देखो यहाँ पे रेडीमेड है, ये रिकवरी ऑफ अमाउंट्स के रेगुलेशंस है, ये देखो, ये इसका है, ये देखो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी में ग्रांट सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसने डिस्क्लोजर दिया है, ये है, ये सब है मेरे पास, बट आई वॉन्ट यू टू राइट दिस, समझे। फिर ये आप एक बार पढ़ लो, ऐसे नोट्स बनाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, उसको आप एकदम इसमें डिटेल में जाके पढ़ना मत, याद इससे करो, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, बिकॉज दिस चैप्टर इज टू बिग, आई कांट एक्सपेक्ट यू टू उसको एकदम आप घोट के पी जाओ, ओके। कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज, ये क्या बोलना चाहता है एक बार पढ़ते हैं, बट एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि देखो सिकरा यहाँ पे आपका ख़त्म होने आ रहा है। ये जो हमने सेबी में पढ़ा था, इट इज़ सेम एज सेबी, इसमें एडिशनली एक चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखना इट इज़ सेम एज सेबी। तो इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोविजन है, सेबी आप घोट लोगे ना तो आपको सिकरा घोट लोगे, वैसी वाली बात है। कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी, बेसिकली इसमें क्या किया इन्होंने, पेनल्टीज़ बताई है कि अगर कंपनी कोई से लॉ कॉन्ट्रावीन करती है तो क्या होगा, तो गिव इट अ रीड, ओके। क्या करना है आपको, एक बार एक रीड देना है, ओके, कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उन पे पेनल्टी कैसे लगेगी, वेदर डीम्ड होंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, सेम एज सेबी है, सेम एज सेबी, सेम एज सेबी, सेम एज सेबी, ओके। अरे कुछ डिफरेंस है ही नहीं। फिर ऑर्डर ऑफ बोर्ड और एडजुडिकेशन, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, क्वांटम कैसे होगा, कंटेंट ऑफ ऑर्डर, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, एक बार याद रखना। बोर्ड और एडजुडिकेशन ऑफिसर हु हैज पास्ड ऑर्डर में रेक्टिफाई एरर apparent on face of record either or on its own motion where such error is brought to notice by affected person within a period of 15 days from order. So ये वाला पॉइंट है ना, इसको आप करो हाईलाइट या कुछ भी मार्क कर लो इसके आजू बाजू में, जो हमने स्टार मार्क किया वैसा। इधर नीचे की एक बार डेफिनेशन पढ़ के मैं फिर से आपको समझाता हूँ। एरर apparent on face of record मीन्स टाइपोग्राफिकल एरर, टाइपिंग में गलती हो गई कि मुझे क्या बोल सकता है, क्या 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 एग्जाम्पल कभी कभी आते ही नहीं दिमाग में। मुझे लिखना था आई एम फाइन, मैंने लिख दिया आई एम 9, एफ की जगह एन हो गया। एक बंदे का नाम है शिवा दास, मुझे उसका नाम सेव करते वक्त एस और डी लैपटॉप में अगर देखोगे ना पास होते, तो शिवा दास की जगह डैड लिख दिया, ओ माय गॉड, और नेगेटिव
तो ये सब जो गलतियाँ होती है वो सकती है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हो आप। ऐसी जो माइनर टाइपोग्राफिकल एरर है विच इज़ दैट क्रीप इन एंड एडवर्टली इनटू ऑर्डर एंड इंक्लूड सच अदर एरर दैट डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग ड्रॉन आउट रीजनिंग प्रोसेस टू असर्टेन सच मिस्टेक्स। ओके, ओ माय गॉड, मैंने कूल चीज़ सीखी यार। सी अगर मैं इसको होल्ड करके रखूँ, अच्छा नहीं हो रहा है कुछ, हाँ ये हो गया, देखो कूल। दिस इज कूल, नया फीचर पता चला। बट समझे, 15 दिन ऑर्डर पास करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो चेंज करवा सकते हैं। रेस्ट ये हमने पढ़ा हुआ है, सेम है। सर्विस ऑफ नोटिस, सी दिस आई वॉज टॉकिंग कि दिस इज़ डिफरेंट। अब नोटिस कैसे सर्व कर सकते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है, तो प्रीवियस सिलेबस में तो था ही कि आप जो नोटिस दोगे, नोटिस और ऑर्डर जो भी सर्व किया जाएगा, नोटिस ऑफ हियरिंग और ये सब आप कैसे दोगे सामने वाले बंदे को। डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू पर्सन जिसके नाम पे बना है, उसके एजेंट को दोगे। बाय सेंडिंग इट टू द पर्सन बाय फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, IMPS मतलब SMS बेसिकली काइंड ऑफ, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉनिक मेल, कुरियर, स्पीड पोस्ट। ये तरीके हैं, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये समझा के नहीं होगा। ये जो पॉइंट्स आप समझाने वाले थोड़े से इसमें कर दिए, देखिए 1 2 कुरियर स्पीड पोस्ट शैल बी सेंड टू द एड्रेस जहाँ पे वो लास्ट रहता था, या फिर लास्ट जहाँ पे वो रहता है, या फिर लास्ट रहता था, या फिर जहाँ पे बिज़नेस कैरी करता है, या फिर लास्ट उसने बिज़नेस जब कैरी किया होगा, या फिर वो पर्सनली काम करता है या करता था, फॉर गेन विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सेम इन केस डॉक्यूमेंट कंटेक्स्ट एनेक्चर नंबर ऑफ पेजेस शैल ऑल्सो बी मेंशन। सी ये रट्टा वाला पॉइंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश बस कर सकता हूँ। नोटिस सेंड थ्रू दीज शैल बी डिजिटली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड सर्विस। मेल भेज दिया, गलत ID पे भेज दिया, बाउंस होकर वापस आया, क्या उसको मैं बोलूँगा सर्व हो गया? देखो नोटिस अगर सर्व हो गया मुझे पता है और मैं प्रोसीडिंग में आ नहीं रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचेगी ना ये लोग, मेरे पे पेनल्टी लगेगी। तो ये सर्विस ऑफ नोटिस वाला सेक्शन प्रैक्टिकली बहुत काम का है। तो आप ये बोल सकते हो मेरे को तो नोटिस सर्व ही नहीं हुआ था, इफ़ इस मोड के बाहर आ जाए। व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया आपको कोर्ट में आना है, चलेगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप इज़ नॉट देयर, समझे। फेलियर अगर होता है तो नोटिस में बी अफिक्स्ड ऑन द आउटर डोर और सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द प्रीमाइस इन विच पर्सन रिसाइड इज नोन टू हैव, वही वाला जो हमने बोला है, एंड शैल बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। ये जो भी होगा इसके बेसिस रिपोर्ट होगी वो 2 विटनेस के बेसिस पे बनेगी। अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे तो कम से कम एक फाइनल काम कर दो, 2 न्यूज़पेपर है, एक इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर। उसमें आप क्या करो, वर्नैक्युलर जिसका वाइड सर्कुलेशन हो उस एरिया में, उसमें डाल दो कि बंदा तेरे को आना है। अगर आप ये ऊपर का नहीं कर सकते हो, सेकंड वाला नहीं कर सकते हो, थर्ड करो, न्यूज़पेपर में दे दो, समझे। फाइनल अब आएगा फेमा के प्रोविजंस, और फेमा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फेमा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सांस अंदर लीजिए और अंदर लीजिए और अंदर, और फिर छोड़िए, और फिर हम फेमा शुरू करते हैं। ओके, आपके लिए मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ। ये जो हमने ऊपर पढ़ा अबाउट सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसके कुछ नोट्स जो है मैं आपको बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। अगर आपको लिखना है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए आप, ये वाला एक स्क्रीनशॉट अगर आप ले पाए तो ले लीजिए। SIID का मतलब है समन, एनफोर्स, अटेंडेंस वगैरह, वो सब जो प्रोविजंस है उसका शॉर्ट फॉर्म में। ये सेबी में सिमिलर है, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है सर्विस ऑफ नोटिस वाला, वो मैं यहाँ पे जस्ट आपको लिख लेता हूँ ताकि आप याद रखें। सर्विस ऑफ नोटिस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें, बाकी डिसीजन है जस्ट सो आप शॉर्ट में कुछ ये कर पाए, बट यू शुड राइट ऑन योर ओन। ओके, अब आते हैं फेमा वाले में। फेमा वाला क्या बोलता है? फेमा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो आपका ये वाला सेक्शन है आपको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। सी सबसे पहले, इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, कॉन्ट्रावीन्स एनी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर इशूड बाय RBI अंडर दिस एक्ट, contravenes any condition subject to which authorization was issued by RBI, he shall upon adjudication be liable to penalty up to thrice the amount involved in such contravention if the amount is quantifiable, or 2 lakh rupees if it is not quantifiable, and where such contravention is continuing, further penalty of कितना
5,000 रुपीज़ ऑन एवरी डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। ओके, क्या बोल रहा है, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है भाई आरबीआई का किसी एक्ट रूल वॉट जो भी दिया होगा उसका पेनल्टी लगेगी कितनी, 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व। अगर अमाउंट क्वान्टिफाइबल है, अगर क्वान्टिफाई नहीं कर सकते तो 2 लाख रुपए, एंड जितना कंटिन्यू चलेगा उतना उसका 5,000 रुपीज़ पर डे तक चलता रहेगा। ओके, सेकेंड, if person is found to have acquired some foreign exchange, foreign security, immovable property situated outside India of value exceeding the threshold provided by RBI, he shall be liable to a penalty up to 3 times the amount involved, confiscation of equivalent value in India for that foreign exchange security currency। Okay, basically क्या बोलना चाहता है कि देखो, आप बीइंग एन इंडियन पर्सन भारत के बाहर कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करते हो तो उसकी एक लिमिट है। आप सारा पैसा जो आप इंडिया में पैसा कमा रहे हो वो किसी एक दूसरे देश में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यही इसका मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अगर आप ले रहे हो तो आप भारत का पैसा भारत के बाहर डाल रहे हो। तो आरबीआई ने इसमें कुछ लिमिट्स लगा के रखी 37E में, अगर आप उसके अंडर करते हो ठीक है, उसके ऊपर जाते हो विदाउट एनी अप्रूवल्स और एनीथिंग तो आप पे पेनल्टी लगेगी 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व, और जितना आपने बाहर कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया ना उतना अमाउंट आपका इंडिया में कॉन्फिस्केट किया जाएगा। क्यों, डिसगॉर्जमेंट हमने पढ़ा ना, इट इज़ सिमिलर टू दैट। सेकेंड, इफ in proceedings it deems fit after recording reasons in writing recommended for initiation of prosecution, and if the director of ED is satisfied, he may after recording reasons in writing may direct prosecution by filing a criminal complaint against the guilty person not below rank of ED। बेसिकली क्या है, ये सब ठीक है चल रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी वगैरह लगा दी, बट उसको लग रहा है भाई इसमें ना कुछ गड़बड़ है, ईडी के पास ये मैटर जाना चाहिए, वो लोग इसके अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, इसमें क्रिमिनल इंटेंट आ रहा है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे शब्द क्या आ रहा है, पेनल्टी, इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट इम्प्रिजनमेंट। और जब तक यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि भाई इसको जेल में जाना चाहिए, फाइन लगना चाहिए, तो यहाँ पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट आएगा, समझे। तो इफ़ एनी पर्सन इज़ फाउंड टू हैव FEAI ये ऐसा विच इज़ एक्सीडिंग 37A जो हमने ऊपर पढ़ा, he shall be in addition to penalty imposed in 1A, जो कि ये है 1A। दिस इज आपके मॉड्यूल में भी इसको 1A नहीं लिख के दिया, इन्होंने भी बुलेट्स दिया तो मैंने भी बुलेट्स दिया, वरना आप चिल्लाओगे सर आप क्या कर रहे हो। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ 5 years एंड विथ फाइन। सर जो हमने ऊपर पढ़ा और जो आप यहाँ पढ़ा रहे उसमें फ़र्क क्या है। सी, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये इसके रिलेशन में दोनों चल रहा है तो पेनल्टी जाएगा, वंस ईडी इज इन्वॉल्व तो वो एडिशनली इम्प्रिजनमेंट लगवा सकता है विथ फाइन। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड बाय एडी विच इज दिस एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, and AA adjudicating this penalty may, if things fit in addition to penalty, may impose such contravention that any currency, security, money, property in respect of contravention is taken shall be confiscated to the government, and further direct that FE holding, foreign exchange holding, if any, of that person committing the contravention shall be brought back to India and shall be retained outside India। फलाना डिंगा बेसिकली कि एडिशन जो हमने 1A पढ़ा, 1A क्या था, 37A के ऊपर अगर आप कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो उसका जो है वो जो पैसा आपने बाहर डाला है वो इंडिया से बाहर वापस लेके आना है। कोई फॉरेन की प्रॉपर्टी, कोई चीज़ खरीद के रखी सिक्योरिटीज, तो उसको रिपैट्रिएट करना है इंडिया में, ऐसा भी ऑर्डर वो दे सकता है। कब देगा, शायद देखो क्या होगा, इंडिया में मेरे पास उतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं जितनी आप निकाल सकते हो, मेरा सब बाहर ही मैंने इन्वेस्ट करके रखा हो, तो ऐसे से कैसे से एनी अदर मैटर इफ इट डील्स विद, वैसे वाली बात है। तो जस्ट मैं आपको एक क्या कर देता हूँ, शॉर्ट में एक चार्ट बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि आरबीआई लॉज, अब मैं इसमें ना लॉज का मतलब है नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, ऑथराइजेशन, फलाना ढिमकाना जो लिखा है होता है वो कॉन्ट्रावेंशन होता है उसका, आरबीआई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो क्या होगा, आप पे पेनल्टी लगेगी। कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो उसमें आपको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 2 चीज़ें, रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी
आउटसाइड इंडिया, अदर केस, ये केस में आपको 3 times the amount प्लस कॉन्फिस्केशन ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट, और अदर में जो है आपका, अदर में आएंगे 3 केसेस। 3 केसेस क्या आएंगे सर एक बार बता दीजिए। जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट जो है आपका क्वांटिफाइबल है, तो 3x ऑफ दैट अमाउंट आपकी जो पेनल्टी होगी 3x ऑफ अमाउंट। नॉट क्वांटिफाइबल आपका, अब आपका क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 lakhs। और थर्ड केस क्या था अपना, कंटिन्यूइंग हो तो 5000 पर डे। इसमें भी अगर हमारा कंटिन्यूइंग है आपका डिफ़ॉल्ट तो 5000 पर डे। सर ये थाउंड क्या होता है, 1000 लिखो ना सही से, 5000 पर डे। ओके, ये हमने कर लिया। अभी मैं इसमें लिख रहा हूँ, कलर चेंज नहीं होता, ईडी का इन्वॉल्वमेंट है जो कि ईडी को इन्वॉल्व कर सकता है, तो इस पे क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन। इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन इसी केस में हो सकता है, ईडी आ सकता है इसमें। ओके, और ईडी का रैंक क्या होगा इसमें, ईडी का एडी आएगा। ईडी का कौन आएगा, ईडी आएगा। ईडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, अब इसके अलावा जो भी प्रोविजंस है, अगर आपको एडिशनली आपके नोट्स में लिखना है आप लिख सकते हो, बट आई थिंक अगर आप इतना ही याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो दिस इज़ पॉइंट 1 और दिस इज़ 1A एंड दिस इज़ लाइक 2 और 3 समथिंग, बट वॉट एवर। ये मैं आपके बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने लॉज की जगह सब लिखना चाहिए। एग्जाम में आप लिखोगे नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, ये वो, ऑथराइजेशन, फलाना ढिमकाना, सब लिखोगे। ओके, दिस यू रिमेंबर। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ए का जो ऑर्डर है आपका, ए क्या होता है सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है आपकी, उसके ऑर्डर्स का कैसे करेंगे। तो ये जो एनफोर्समेंट होगा कैसे होगा, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजंस, इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, तो पेनल्टी, नोटिस ऑफ पेनल्टी शैल बी सर्व्ड ऑन, ही शैल बी लाइबल टू सिविल इम्प्रिजनमेंट। अगर वो 90 days में पेनल्टी जो है पेमेंट 90 days में नहीं करता है तो उसके साथ क्या होगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट, तो उसको जेल में डाल देंगे। ओके, नो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन शैल बी मेड अनलेस नोटिस दिया है, कॉलिंग अपॉन हिम टू अपीयर बिफोर द हिम डेट स्पेसिफाइड पे, शो कॉज नोटिस वाई शुड नॉट बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन अनलेस अथॉरिटी फॉर रीजन्स क्लासिफाइड इज सेटिस्फाइड। Defaulter with the object or effect of obstructing recovery of penalty has after issue of notice dishonestly transferred, concealed, removed any part of his property। कि भाई बंदा अपनी प्रॉपर्टी छुपा रहा है टू शो कि भाई इसके पास पैसा है ताकि वो पेनल्टी ना पे करे। अगर ऐसा अथॉरिटी को लग रहा है तो अथॉरिटी बिना ये सब उसको नोटिस वोटिस दिया वो भी डायरेक्ट अंदर डाल सकती है। या फिर डिफॉल्टर हैज़ हैड सिंस द इशूइंग ऑफ नोटिस the means to pay the arrears or some substantial partner refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same। और दूसरा, notwithstanding this, warrant for arrest of defaulter may be issued by AA if AA is satisfied that with the object or effect of delaying execution of certificate
टू द डिफॉल्टर इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो मतलब वो भाग सकता है, भगोड़ा बन जाएगा तो उसका पकड़ना मुश्किल होगा। तो जब भगोड़ा न बने इसीलिए हम उस पर वारंट इशू कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, वारंट इशू कर सकते हैं। फिर अपीयरेंस इज नॉट मेड परसुएंट टू अबव नोटिस, ए में इशू वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ डिफॉल्ट। वो आता नहीं है तो जो वारंट है उसका अरेस्ट का हो सकता है। वन इज़ लाइक दिस होगा वन। ओके ओके सर, समझा सर, समझा। इन्होंने ना मॉड्यूल में अगर 1 2 3 4 लिख के दिया होता तो थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता, पर ICSI बीइंग ICSI मस्ती तो है उनके। वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय AA may also be executed by any other adjudicating authority जिसका jurisdiction होगा। ओके, every person arrested with this shall be brought before AA issuing warrant as soon as practicable and within 24 hours of arrest exclusive of the time required for journey। तो ये जो आपका CRPC में प्रोसीजर चलता है ना, एकदम सिमिलर रिलेशंस का। फिर बंदा वारंट से अरेस्ट हो रहा है जो उसके हिसाब से है, जो अथॉरिटी के साथ बिफोर द अथॉरिटी आना चाहिए जिसने वो वारंट इशू किया था, उसके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लेके आना है, समझे। प्रोवाइड दैट डिफॉल्टर पेज द अमाउंट एंटर इनटू वारंट एज ड्यू एंड द कॉस्ट ऑफ अरेस्ट टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज भी। मतलब अगर उसने वो सब अमाउंट पे कर दिया तो छोड़ दो ना भाई, अभी क्या उसके सामने प्रेजेंट किया, पैसा दे दिया ना, उसको छोड़ दो। ओके, पर डिफॉल्टर अपीयर्स बिफोर AA पर्सन टू। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप शॉर्ट में आपके मॉड्यूल में वहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के रखो। इसके नोट्स मैं नहीं देने वाला, आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए, आप बनाओ एकदम शॉर्ट में, बिकॉज दिस बिग where when a defaulter appears before AA person to notice to show cause or is brought before the AA under this section, AA shall give defaulter an opportunity of being heard कि उसका civil present में आता। Pending the conclusion of inquiry, AA may in his discretion order the defaulter to be detained in custody of officer as AA may think fit, or release him on furnishing the security of satisfaction the AA for his appearance as and when required। देखो दो चीज़ें, पहले तो उसको अपॉर्चुनिटी दो कि मुझे जेल में क्यों न डाला जाए। दूसरा, अगर इंक्वायरी हो रही है और अभी तक बचा है तो कुछ तो करना पड़ेगा उस बंदे का। अगर उसको छोड़ देंगे भाग गया तो कस्टडी में रखो उसको, और चलो कस्टडी से छोड़ भी दें तो उससे पैसा लो, कुछ सिक्योरिटी उसकी कोई तो पे बॉन्ड का पैसा पड़ता है ना, वो उसका सबमिट करो ताकि वो गारंटी रहे कि वो आगे भी अपीयरेंस में आए। कंक्लूजन हो, अपॉन कंक्लूजन ऑर्डर हो जाएगा उसके अगेंस्ट में कि आइदर पता चल गया हम सेटिस्फाइड है भाई इसका कुछ गलती की है इसने, तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में डाल दो, और शैल इन द इवेंट कॉज हिम टू बी अरेस्टेड इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अंडर अरेस्ट, प्रोवाइडेड दैट इन ऑर्डर टू गिव डिफॉल्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द AA may before making the order of detention leave the defaulter in custody of officer arresting him or any other officer for 15 days and release him on his furnishing duty। वही जो हमने ऊपर पढ़ा सिमिलर है। when AA does not make order of detention, defaulter is under arrest, उसको छोड़ दो। Every person detained in execution of the certificate may be detained where the certificate is for a demand of amount exceeding 1 crore up to 3 years and in any case up to 6 months। मतलब अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट था तो उसको आप 3 साल के लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट में डाल सकते हो, और अगर अदर अमाउंट 1 करोड़ तक टच कर रहा है बस तो फिर 6 महीने के लिए, प्रोवाइडेड ही शैल बी रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, जब भी वो पैसा अपना पे कर दे। Defaulter released from detention under this section shall not merely by reason of his release be discharged from his liability। बस उसको हमने अगर जेल से छोड़ दिया हो तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पैसे नहीं लेंगे, पैसे उसको देने। मान लो उसने 90% दिया, 10% बाकी, तो 10% तो बाकी है ना भाई, कब पे करेगा। shall be not liable to be arrested under the certificate in execution of which he was detained in the civil prison। detention order may be executed at any place in India as per CRPC के provisions whatever। okay, पावर टू रिकवर अरियर्स, भाई ये पावर दे के रखी है इन्होंने कि वो पे नहीं करता है तो उसके खिलाफ नोटिस कौन इशू कर सकता है वगैरह वगैरह, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या ये कर सकते हो उस पर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसको क्या बोले, इसको इम्पोर्टेंट बोले तो कैसे बोले, ना बोले तो कैसे बोले, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू स्टडी। तो मुझे एक बार बस देखने दो कि हम कहाँ तक इसको जाके ख़त्म कर पाए, ताकि आप लोग भी सांस ले सकें, क्योंकि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। शिंजो ससाबे। तो चलिए हम एक बार फेमा ख़त्म ही कर लेते हैं आज, उसके बाद में हम ब्रेक ले लेंगे।
Appointment of AA for the purpose of this adjudication, the central government may by order of official gazette appoint as many officers of central government as it may think fit as the AA for holding inquiry under this law अगेंस्ट टू कंप्लेंट हैज बीन, किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है तो उसके लिए ए अपॉइंट कर दे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ए इज़ ऑफ द ओपिनियन कि भाई वो बंदा एब्सकॉन्ड कर सकता है वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ बॉन्ड या गारंटी ले सकता है। जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही प्रोविजंस है। इसका एग्जाम में डायरेक्टली आने का लॉजिक बहुत कम है। मैं बोल रहा हूँ आप एक बार बस पढ़ो तो सही, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो तो सही, रिप्लाई में आए तो मेरा नाम मत बदल देना, बट ठीक है रिप्लाई कर दूंगा। Central government shall, while appointing the adjudicating authority, specify in the order published in official gazette their respective jurisdiction, कि कौन सा jurisdiction होगा जहाँ पे ये अपॉइंट हो रहा है। No AA shall hold inquiry except upon a complaint in writing by officer authorized by central government. The said person may appear either in person or take assistance of legal practitioner or CA of his choice of presenting his case before the AA. देख रहे हो CS वालों, यहाँ पे CA को है चांस बट अपने को नहीं है। मीन्स लीगल प्रैक्टिशनर के साथ में CA चलेगा बट CS नहीं चलेगा। वाई? यही ज़माना आ गया। ICSI व्हाट इज़ दिस? एवरी अथॉरिटी शैल हैव सेम पावर्स एज सिविल कोर्ट, वही चीज़ है। एवरी AA शैल डील विद द कंप्लेंट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, बट 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट के आपको क्लोज करनी है। प्रोवाइड वेयर कंप्लेंट अगर वो टाइम में नहीं हो पा रही तो आपके पास रीजंस इन राइटिंग होने चाहिए। भाई ये पॉइंट्स आपके पास लिखे होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर ये चीज़ इतने टाइम में नहीं हो रही तो उससे ज़्यादा अगर हो रही है आप टाइम लिमिट ब्रीच करो। कौन? आप एज इन मी एंड यू नो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट, तो उनके पास रीज़न इन राइटिंग होना चाहिए। ओके। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर्स, अपील्स के लिए ना मैंने क्या पे बना के रखा था, कहाँ गया वो, ये वाला सर नीचे क्यों चला गया? सी दीज आर एक्चुअल प्रोविजंस अंडर अपना जो फेमा है ना, वो मैं इधर से एक बार बता देता हूँ। आई विल गो थ्रू दिस एज वेल बट इम्पॉर्टेंट है। सुनो, येलो जो ट्रैक आपको दिख रहा है दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग इन टू योर एग्जाम। उसके अलावा जो भी है दैट इज़ आई एम टीचिंग एडिशनल, विच इज़ नॉट नेसेसरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको अभी ज़िंदगी में फेमा में काम करना है तो दिस बेसिकली यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट। तो अपील्स का कैसे करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, अब 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, इधर डायरेक्टर और असिस्टेंट या डेप्यूटी डायरेक्टर। वो जो है ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऑर्डर के 45 डेज़ के अंदर अंदर अपील हो सकती है। 45 डेज़ के अंदर अंदर अपील हो सकती है। किसको हो सकती है? 2, अगर डायरेक्टर कर रहा है, मैं ये जो डायरेक्टर अदर देन अगर येलो नहीं है तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अगर डायरेक्टर कर रहा है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में डायरेक्ट कर सकते हो आप। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर है तो आप स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास में जाओगे। तो आपके सिलेबस में दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास से डायरेक्ट स्पेशल डायरेक्टर के पास जाओगे विद इन 45 डेज़। किसी भी केस में अपील के प्रोविजन में आपको क्या मिलेगा? एक्सटेंशन। 45 डेज़ में नहीं कर रहे हो, सफिशिएंट आपके पास कॉज है तो आपको अलाउ कर देगा। स्पेशल डायरेक्टर्स अपील से आपको अपील कहाँ से कर सकते हो? 45 डेज़ में प्लस एक्सटेंशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में। एपेलेट ट्रिब्यूनल से आपको क्या करना है? ऑर्डर निकालवाना है। कितने दिन में निकालवाना है? 180 डेज़ में। अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का था वो कितने दिन में आएगा? 1 ईयर में आएगा ऑर्डर। उससे 1 ईयर के ऑर्डर के बाद में 45 डेज़ का टाइम है। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल आपको 180 डेज़ में प्लस एक्सटेंशन रीजंस इन राइटिंग वो जो आपने पढ़ा है वो ऑर्डर देगा। और ऑर्डर के 60 + 60 मीन 60 डेज़ के बाद में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। बट 60 डेज़ के ऊपर अगर आपको एडिशनल टाइम चाहिए तो ले सकते हो। और हाई कोर्ट के पास जब जाओगे इट मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेम अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर के रूट पे जा रहे हो और उधर से डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो तो 60 + 60 का टाइम है। सो आपको एज़ पर आपके सिलेबस अपील टू स्पेशल डायरेक्टर और अपील टू AT यही पढ़ना है। ओके, अगेंस्ट SD। तो ये AASD AT SC मतलब एपेलेट अथॉरिटी स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट, ये आपका फ्लो है। ओके, तो ये बहुत सारा लिखना है, मैं आपको एक बार बस जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाता हूँ। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर से कौन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है स्पेशल डायरेक्टर। हियर ऑर्डर्स अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई द सेड अंडर नोटिफिकेशन एंड प्रेसेस रिलेटेड टू स्पेशल डायरेक्टर। एनी पर्सन अग्रीड बाय AA बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो
में प्रेफर अपील टू एसडी। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शेल बी फाइल्ड विद इन 45 डेज। अगर 45 डेज में नहीं हो रही है तो आपको रीज़न देना है। ओके, ऑन रिसीट ऑफ अपील स्पेशल डायरेक्टर में गिव पार्टीज OOBH तो सबको देना है, और वो अपना ऑर्डर कन्फर्म मॉडिफाई सेटिसाइड के हिसाब से पास कर सकता है। स्पेशल डायरेक्टर दोनों पार्टीज़ को कॉपी भेजेगा। स्पेशल डायरेक्टर के पास जो पावर होगी सिविल कोर्ट के पास जैसी पावर होती है वैसी होती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का कुछ प्रोविजन है, शैल ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब ये जो सेक्शन लॉ है उसके अंदर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था वही इसके अंदर आएगा। ओके, तो हमारा जो ये है ना अपीलेट ट्रिब्यूनल 80 इसकी बात चल रही है। तो अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर मेड बाय ए अदर देन दो स्पेसिफाइड, जो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के ऑर्डर्स होते हैं मैं प्रेफर अपील टू ए। तो बेसिकली ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें जो कोई चीज़ है कि डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास ही जा सकता है या फिर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल, वैसा वो फ्लो की बात कर रहा है, वो एक्सेप्शन है, बट नॉट इन योर सिलेबस। तो डोंट गिव टू मच हीट टू इट अनलेस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। प्रोवाइडेड दैट एनी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए और स्पेशल डायरेक्टर अपील लेविंग पेनल्टी शैल वाइल फाइलिंग द अपील डिपॉजिट सच अमाउंट। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना कि ये डिपॉजिट अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट, जितनी आपको पेनल्टी देनी है आप डिपॉजिट करके रखो, तभी आप अपील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हार्श प्रोविज़न है कि मीन्स मुझे पेनल्टी नहीं देनी है इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, बट आप मुझसे बोल रहे हो आप डिपॉजिट करके रखो, अगर पेनल्टी देनी पड़ी तो हम यही अमाउंट उठा लेंगे। बट जो है वो है, हमको पढ़ना है अभी तो हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन पर्टिकुलर केस ए इज ऑफ द ओपिनियन डिपॉजिट वुड कॉज अनड्यू हार्डशिप टू सच पर्सन दे मे डिस्पेंस विद द डिपॉजिट का कंडीशन। अगर आप बोले सर साहब जी हम गरीब हैं, हमसे पैसा मत लो, ये वो थोड़ा गिड़गिड़ा हो तो छोड़ देंगे। नॉट गिड़गिड़ाना इन द सेंस लिटरली उनके पैर में गिरना, लॉजिकल गिड़गिड़ाना। एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ए और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। सो बेसिकली दिस ए और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स डायरेक्टली ए से यानी डायरेक्टर से इधर आ सकता है, स्पेशल डायरेक्टर अपील से आ सकता है, ये दो यहाँ पे जो लिखा है। इसीलिए मैंने वो चार्ट डाला है ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर आए, इससे कंफ्यूज ना हो। ओके, अपील उस पीरियड के बाद भी एक्सटेंड कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है सफिशिएंट कॉज का। अपील जो आएगी वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद में कंफर्म मॉडिफाई सेटिस्फाइड हो जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉपी दोनों पार्टीज़ को भेजेगा। अपील जो है आपकी 180 डेज़ के अंदर अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो रीज़न इन राइटिंग होना चाहिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल में फॉर लीगैलिटी और ये करेक्टनेस के हिसाब से क्या कर सकता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ये सब कर सकता है। ओके, खत्म हमारा अपील का प्रोविजन था एटलीस्ट खत्म। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ 8080 क्या है, तो ये जो हमारा बेसिकली इतना जो पार्ट है ना वो हमको याद करना है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम सिर्फ दिस पॉइंट ऑफ व्यू। एनी लॉ कम्स, आपका जो ये होता है ना समनिंग, एनफोर्सिंग, रिक्वायरिंग और ये जो बेसिक चीज़ होती है ये बार बार हर जगह पे सेम पावर्स आती है। एक बार अगर आप याद कर लोगे हर जगह यही चिपका सकते हो। ओके, तो दिस यू जस्ट गिव इट अ रीड। सिविल कोर्ट का इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ अपॉइंट की है, ए अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल डायरेक्टर से क्या खाना खाने थोड़ी आए यहाँ पे, तो सिविल कोर्ट इसका जुरिस्डिक्शन ले लेगा। ये लोग संभाल रहे हैं ना, तो सिविल कोर्ट तो अपने केस संभाल। तेरे पास करोड़ों पेंडिंग है, तू आज तक नहीं सॉल्व कर पा रहा है, इनके क्यों कर रहा है। अपील टू हाई कोर्ट का जो अपील है कैसे जाएगा, तो जो अपील है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल से मे फाइल अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 days, और 60 days के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा अगर हाई कोर्ट इज़ ओके विद दैट, बट वो मैक्सिमम 60 days का होगा, एनी टाइम नो, और इट इज़ ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, डैम हमने अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ तक ख़त्म किया। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ, थोड़ा सा आप शांति से, तो जल्दी बचा हुआ हम ख़त्म कर देते हैं। FEM एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स एंड अपील रूल्स 2000, ये क्या बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी होगा, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, इट इज़ सेम एज व्हाट वी लर्नड इन सिक्रा, एक्सेप्ट यहाँ पे जो टाइमलाइन है दैट इज़ वहाँ पे 14 days का रिप्लाई का टाइमलाइन था, यहाँ पे सिर्फ 10 days का रिप्लाई का टाइमलाइन है, बाकी इट्स सेम। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होगा, नोटिस में बताएगा आपका गलती क्या है, डेट ऑफ अपीयरेंस बताएगा, पर्सनल हियरिंग होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, पावर टू समन एंड फर्स्ट अटेंडेंस, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी अगर आ पाएगी, नहीं तो ऑर्डर ऑफ जो पार्टी होगा दोनों पार्टीज़ को सर्व किया जाएगा, और सिमिलर कुछ पॉइंट्स इसमें। और ये थोड़ा सा नकली पॉइंट्स, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, 2 रुपीज़ पर पेज जितना कॉस्ट लोगे ये वो नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, अभी ये जो अपील्स वाले हैं ना, दिस
अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, फॉर्म ऑफ अपील की कौन से फॉर्म में सबमिट करोगे, प्रोसीजर और ये सब जितना है ना, ये आने के चांसेस आर वेरी लिमिटेड। देखा दिस अगेन अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल, तो इसका ना मैंने एक शॉर्ट में आपके लिए ये ऐड करके रखा है। इफ आई कैन ओपन सी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स अंडर दिस रूल्स। तो जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, तो स्पेशल डायरेक्टर की अपील्स के पास जब जाएगी, अपील फॉर्म ए में जब 1 में जाएगी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फॉर्म 2 में जाएगी, दोनों। और बाकी जो पॉइंट्स हैं ना सब उनमें कॉमन है, बस फॉर्म ए और फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में फ़र्क है। फॉर्म इसमें क्या बोलता है, दोनों में अभी सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट सेम है। जो आपके फॉर्म की कॉपीज़ है वो ट्रिप्लिकेट में जाएगी, 5,000 की फ़ीस दोगे। स्पेशल डायरेक्टर अपील्स कॉपी भेजेगा इस सेम चीज़ की डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को, फिर एपेलेंट को एक कॉपी जाएगी और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स फिक्स करेगा डेट ऑफ हियरिंग, एंड इफ पार्टी एब्सेंट है तो ऑर्डर जो पास होगा वो केस के मेरिट पे पास होगा। टेल मी इफ़ आई एम क्लियर और नॉट, इफ़ आई एम क्लियर और नॉट। इसमें आप एडिशनल चीज़ें डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू ऐड, जस्ट रीड करके, बट दीज आर ऑलमोस्ट द पॉइंट दैट यू कैन राइट इन एग्जाम। सी ये सर्विस ऑफ नोटिस में जो पॉइंट्स है दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू SCRA, इसमें बस कुछ चीज़ें कम है। तो अगर आप ये इसको पढ़ लोगे तो आप क्या बोल सकते हो, उनको मैप कर पाओगे। इट्स सिमिलर, सिमिलर का मतलब ऑलमोस्ट वही वर्डिंग्स है, बस उसमें कुछ प्रोविजंस इन्होंने कम लिखे। ओके, अगेन दिस सर्विस ऑफ नोटिस ये फॉर अपना एपिलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर अपील्स दोनों के हिसाब से। पेनल्टी फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट, दिस इज सॉरी कंपनीज एक्ट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, दिस इज कंपनीज एक्ट। ये आपका जो है तो उसमें ये हमने पढ़ा हुआ है कि 3 साल में अगर सेम चीज़ करते हो तो उसका डबल आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन का डिफरेंस क्या है। हमने कंपाउंडिंग का मतलब पढ़ा, हमने एडजुडिकेशन का मतलब पढ़ा है, अगले चैप्टर में ना पढ़ने वाले हैं, तो मैं अभी इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ये पूरा हमको पढ़ना है। तो ये अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घुस चुकी होगी, मैं आपको थोड़ा कल कंपनीज एक्ट के लिए टाइम दूंगा, ये कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर समझी होंगी। तो आप आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और इन केस आपको कोई क्वेरीज है दैट यू कैन ऑल्सो पुट और एनी फीडबैक। टेक केयर, बाय बाय।